जीके मस्ती एमएस में आप लोगों का फिर एक बार स्वागत है। टीजीटी इंग्लिश में विलियम वर्ड्सवर्थ के 40 क्वेश्चन हो चुके थे। उनका जीवन वृत्तांत हो चुका था, उनकी रचनाओं के बारे में थोड़ा सरसरी दृष्टि देख चुके थे। आज 41 से क्वेश्चन नंबर 60 तक होंगे, तो देर ना करते हुए क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है कि विलियम वर्ड्सवर्थ का पहला पोएट्री का वॉल्यूम कौन है। तो विलियम वर्ड्सवर्थ का फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ पोएट्री डिस्क्रिप्टिव स्केच है, जो 1793 में आया था, जो अधिकतर भाग फ्रांस टूर के दौरान कंप्लीट किया गया था। 42वां क्वेश्चन कहता है कि कॉलरिज जो है ये वर्ड्सवर्थ के मित्र थे, वो किस सन में उनकी मृत्यु हुई। तो 1778 में इनकी माता की मृत्यु हुई थी और 1834 में इनके मित्र कॉलरिज की मृत्यु हुई थी। 1834। क्वेश्चन नंबर 43 कहता है कि वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज और साउथे फेमस हैं किस कवि के लिए। नेचर पोएट के लिए, रोमांटिक लव के लिए, ओशियन डिस्ट्रिक्ट के लिए कि लेक डिस्ट्रिक्ट के लिए। तो ये तीनों कवि वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज और साउथे की मृत्यु के बाद पोएट लिवरेट बने थे विलियम वर्ड्सवर्थ। तो ये तीनों जो है प्रसिद्ध हैं लेक डिस्ट्रिक्ट के लिए। लिरिकल बैलेट कब आया सभी जानते हैं, 1798 में। प्रीफेस कब जोड़ा गया, 1800 में। 46वां क्वेश्चन कह रहा है कि लिरिकल बैलेट के प्रीफेस में वर्ड्सवर्थ ने ग्रे का सोनेट का परीक्षण किया। ग्रे, लूसी ग्रे सोनेट का परीक्षण किया। तो उस लिरिकल बैलेट के प्रीफेस में जिस लूसी ग्रे के एक सोनेट का परीक्षण किया, वो कौन सा सोनेट था। तो लिरिकल बैलेट्स के प्रीफेस में 1800 में वर्ड्सवर्थ ने लूसी ग्रे का जो एक सोनेट एग्जामिन किया, वो सोनेट था ऑन द डेथ ऑफ रिचर्ड वेस्ट। ऑन द डेथ ऑफ रिचर्ड वेस्ट, ऑन द डेथ ऑफ रिचर्ड वेस्ट, WEST। 47 क्वेश्चन नंबर 47 कहता है कि एक कवि जो है आदमी की भाषा, ए मैन इज ए मैन स्पीकिंग टू मैन। एक पोएट जो होता है वो एक आदमी होता है जो आदमी के लिए कहता है। ए पोएट इज ए मैन स्पीकिंग टू मैन, ये कौन कहता है। तो ए पोएट इज ए मैन स्पीकिंग टू मैन, ये वर्ड्सवर्थ जी का कथन है। क्वेश्चन नंबर 48, वर्ड्सवर्थ अपेंडिक्स जोड़ा था प्रीफेस, जो लिरिकल बैलेट्स का जो प्रीफेस था उसमें इन्होंने अपेंडिक्स जोड़ा था, ट्रेस आउट द हिस्ट्री ऑफ पोएटिक डिक्शन। पोएटिक डिक्शन की ट्रेस आउट करते हुए हिस्ट्री को प्रीफेस में अपेंडिक्स जोड़ा था। मतलब प्रीफेस में अपेंडिक्स के रूप में ट्रेस आउट द हिस्ट्री ऑफ पोएटिक डिक्शन को जोड़ा था। और इन्होंने डिफेक्ट किया था किसके बारे में, डिफेक्ट्स किया था नियो क्लासिकल पोएटिक डिक्शन के बारे में इन्होंने डिफेक्ट्स किया था। क्वेश्चन नंबर 49 में कह रहा है कि वर्ड्सवर्थ 50 साल रहे, कहाँ रहे। तो वर्ड्सवर्थ अपने जीवन के 50 साल उन्होंने काटे, कहाँ, क्यूम्बरलैंड डेल्समैन में। कहाँ, क्यूम्बरलैंड डेल्समैन में। क्यूम्बरलैंड डेल्स, DALESMAN। ना एल्फॉक्सडेन विलेज में, ना हॉक्साइड कंट्री में, ना फ्रेंच रिवॉल्यूशन में, द क्यूम्बरलैंड डेल्समैन में 50 वर्ष गुजारे। वो क्वेश्चन नंबर 50 कहता है कि वर्ड्सवर्थ की कविताएं मोस्टली डील, मुख्य रूप से क्या बताती हैं, किन के बारे में। तो ना तो पॉलिटिक्स के बारे में है, ना तो सिटी लाइफ के बारे में है, ना तो रिवॉल्यूशन के बारे में है। वर्ड्सवर्थ की कविताएं मोस्टली डील विद हम्बल एंड रस्टिक लाइफ, हम्बल और रस्टिक लाइफ के बारे में डील करती है। 51 टिंटरनवे क्या है। तो टिंटरनवे एक ड्रामेटिक लिरिक है। क्या है, ड्रामेटिक लिरिक है टिंटरनवे।
क्वेश्चन नंबर 52, विलियम वर्ड्सवर्थ 1791 में फ्रांस गए थे, जहां उन्होंने मिडिल स्टेज को आंखों देखा। क्या देखा मिडिल स्टेज का? फ्रेंच रिवॉल्यूशन को। किसको? फ्रेंच रिवॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 53, हर्बर्ट रीड, कॉलरिज, हैजलिट, डी क्यूंसे, मैथ्यू अर्नोल्ड, टी.एस. इलियट और हैरोल्ड ब्लूम, ये कुछ नाम हैं जो समालोचना करते हैं किसकी? वर्ड्सवर्थ की। मतलब हर्बर्ट रीड, कॉलरिज, हैजलिट, डी क्यूंसे, मैथ्यू अर्नोल्ड, टी.एस. इलियट और हैरोल्ड ब्लूम जो कुछ नाम हैं जिन्होंने वर्ड्सवर्थ की समालोचना की है। प्रीस्ट ऑफ नेचर कहा है डी क्यूंसे ने। किसको? डी क्यूंसे को किसने कहा है प्रीस्ट ऑफ नेचर? वर्ड्सवर्थ को कहा है क्यूंसे साहब ने प्रीस्ट ऑफ नेचर। क्वेश्चन नंबर 54 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 54 कह रहा है ए पैगन इज। पैगन क्या था? तो पैगन जो है एक प्राचीन प्री क्रिश्चियन ग्रीक, जो एक प्राचीन प्री क्रिश्चियन ग्रीक था जो विश्वास करता था कई देवताओं में। ऐसा व्यक्ति जो कई देवी देवताओं में विश्वास करता था या करता है, उसे ही कहा जाता है पैगन। एक ऐसा प्राचीन प्री क्रिश्चियन ग्रीक जो कई देवी देवताओं में विश्वास करता है, वही जो है जो विश्वास करता है, नहीं करने वाला नहीं होगा, जो करता है उसे को ही एक पैगन कहते हैं। पेज क्वेश्चन नंबर 55 कहता है कि ही इज ए सी गॉड, ही कैन चेंज हिज शेप एट विल ही। मतलब वो एक समुद्र का देवता है जो अपनी इच्छा अनुसार रूप को चेंज कर लेता है। वो कौन है? तो विलियम वर्ड्सवर्थ ने अपनी कविताओं में जिस देवता का वर्णन किया है जो सी गॉड है, अपनी इच्छा अनुसार अपना रूप बदल लेता है, वो प्रोटियस है। और ट्रीटोन जिसकी शंख की आवाज से लहरें शांत और उफान भरती हैं। क्वेश्चन नंबर 56 कह रहा है ही इज ए सी डेटी। वह एक सी डेटी है जो who has the power to soothe the restless waves of the sea by blowing conch shell। वो कौन सी डेटी है, कौन समुद्री देवता है जिसके पास शक्ति है समुद्र की सोती हुई लहरों को अपने शंख बजाकर उनमें उफान लाने की? तो ट्रीटोन हमने अभी बताया। 57वां क्वेश्चन बहुत सुंदर है। विलियम वर्ड्सवर्थ ने जो परिभाषा दी है पोट्री की, क्या उन्होंने कहा है कि पोट्री इज स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स। पावरफुल फीलिंग्स का एक स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो है पोट्री, और इट टेक्स इट्स ओरिजिन फ्रॉम इमोशन। और ये जो आती है, इसकी उत्पत्ति जो होती है वो इमोशन से होती है और रिफ्लेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी से होती है। इमोशन से होती है, भावों से होती है पोट्री की उत्पत्ति, या रिफ्लेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी से होती है। और ये जो है स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो है पावरफुल फीलिंग्स की। तो ये जो डिफिनेशन है ये वर्ड्सवर्थ ने दी है। पोट्री इज स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स, इट टेक्स इट्स ओरिजिन फ्रॉम इमोशंस रिफ्लेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी। क्वेश्चन नंबर 58 कहता है द वर्ल्ड इज टू मच विद अस। ये 1806 में लिखी गई, लेकिन प्रकाशित कब हुई? तो प्रकाशित ये हुई 1807 में। और ये जो वर्ड्सवर्थ द वर्ल्ड इज टू मच विद अस जो है ये क्या है? ये एक पेट्रोर्कन सोनेट है। क्या है? पेट्रोर्कन सोनेट है। ना ही स्पेंसियर सोनेट है, ना ही शेक्सपियरियन सोनेट है, ना हीरोइक कपलेट है। ये एक पेट्रोर्कन सोनेट है। और आज का लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ 1789 इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड? मतलब 1789 में जो हुआ उसका विश्व इतिहास में क्या महत्व है? तो महत्व ये है कि 1789 में जो स्वतंत्रता, समानता और भातृत्व के लिए, मतलब भाईचारे के लिए फ्रांस की क्रांति हुई थी, इसीलिए इसका विश्व के इतिहास में महत्व है। तो ये तो 60 क्वेश्चन हुए 41 से। अब एक बार इनका थोड़ा जीवन परिचय फिर देख लेते हैं।
7 अप्रैल 1770 में जन्म, काकरमाउथ, क्यूमरलैंड, यूके में। मृत्यु 23 अप्रैल 1850 को पेलरिगी के कारण 80 साल की उम्र में। और ये दफनाए गए ग्रासमेयर चर्चयार्ड में। पिता जॉन वर्ड्सवर्थ जो एक वकील प्रसिद्ध, माता एन वर्ड्सवर्थ कुक्सन, वाइफ इनकी मैरी एचिंसन, सिस्टर डोरेथी वर्ड्सवर्थ, फ्रेंड कॉलरिज और पोएट ल्यूरेट 1843 में इन्होंने। वर्ड्सवर्थ अपने माता पिता के 5 संतानों में से दूसरे नंबर के थे। वो एक मूडी और वायलेंट टेम्पर स्वभाव के थे। 1778 में उनकी मम्मी का देहांत हो गया जब वो केवल 8 वर्ष के थे। उनके रिश्तेदारों ने उसे हॉक्सेट स्कूल में भेजा। हॉक्सेट स्कूल में पढ़ते रहे। फिर 1787 में इन्हें सेंट जॉन्स कॉलेज में भेजा गया जो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से जुड़ा हुआ था। वर्ड्सवर्थ के वहां एक टीचर थे जिनका नाम था विलियम टेलर, TAYLOR। उनसे ये कविता लिखने के लिए प्रेरित हुए विलियम टेलर से। वर्ड्सवर्थ कभी भी गंभीर नहीं रहे शिक्षा के मामले में। उनका छोटे समय के लिए लव अफेयर मैरी एस्टवेट के साथ चला। उन्होंने लगभग 500 सोनेट लिखे और उन्होंने स्यूडो आर्टिफिशियल डिक्शन, जो नियो क्लासिकल पोएट्स के द्वारा स्यूडो आर्टिफिशियल डिक्शन था, उसका उन्होंने विरोध किया। जो नियो क्लासिकल पोएट्स थे उनका स्यूडो आर्टिफिशियल जो लगाव था उसका विलियम वर्ड्सवर्थ ने विरोध किया। वो ग्रीक, लैटिन, इटालियन, फ्रेंच और स्पेनिश कई भाषाएं जानते थे। मिचेल बाउपे MICHEL, मिचेल बाउपे BEAUPUI। मिचेल बाउपे उनके पहले टीचर थे राजनीति में, मतलब राजनीति में उनके टीचर जो थे मिचेल बाउपे थे। और जिनसे इन्होंने कविता लिखने के लिए प्रेरित हुए वो विलियम टाइलर थे। वर्ड्सवर्थ के अनुसार पोएट्री इज स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स and it takes its origin from emotion recollected in tranquility। उनके अनुसार कविता जो है पावरफुल फीलिंग्स का स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो है जिसकी उत्पत्ति भावों और रिकलेक्टेड इन ट्रांक्विलिटी से होती है। उन्होंने कविता की एक दूसरी भी परिभाषा दी, द ब्रीथ एंड फाइनर स्प्राइट ऑफ ऑल लैंग्वेज, मतलब सारे ज्ञान का जीवित और शुद्ध आत्मा है कविता। द ब्रीथ एंड फाइनल स्प्राइट ऑफ ऑल नॉलेज, मतलब समस्त ज्ञान का जीवित और शुद्ध आत्मा है पोएट्री। इट इज द इम्पैसेंट एक्सप्रेशन, ये एक इम्पैसेंट एक्सप्रेशन है विच इज इन द कॉन्टिनेंस ऑफ ऑल साइंस। सारी विज्ञानों में ये एक काउंटिनेंस, सारी विज्ञानों की काउंटिनेंस में जो है इम्पैशन एक्सप्रेशन। The breath and finer sprite of all knowledge, it is the impassioned expressions which is in the continence of all science। तो ये तो दूसरी परिभाषा थी। पहली का ये था पोएट्री इज स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स एंड इट टेक्स इट्स ओरिजिन फ्रॉम इमोशंस रिकलेक्टेड इन ट्रांक्विलिटी। नेक्स्ट पॉइंट है वर्ड्सवर्थ ने प्रील्यूड को बनाने का प्लान किया था और एक्सकर्सन उसकी एक लंबी कविता थी रिक्ल्यूज, उसका एक भाग था एक्सकर्सन जो प्रकृति के बारे में बताता है, आदमी के बारे में बताता है और सोसाइटी के बारे में बताता है। उसका घर ग्रेसमेयर में एट द होम एट ग्रेसमेयर वाज टू बी द फर्स्ट बुक ऑफ रिक्ल्यूज। रिक्ल्यूज की पहली किताब जो है वो है दी होम एट ग्रेसमेयर, ये थी। लेकिन उसने रिक्ल्यूज को कभी प्रकाशित नहीं किया, 1888 तक उसने प्रकाशित नहीं किया। दूसरी बुक उसकी एक रिक्ल्यूज की दूसरी बुक एक्सकर्सन थी और थर्ड बुक कभी उसने लिख नहीं पाई। पहली बुक थी होम एट ग्रेसमेयर, दूसरी बुक जो थी एक्सकर्सन थी रिक्ल्यूज की, और तीसरी बुक उसने कभी लिख नहीं पाई। एक्सकर्सन जो बुक थी जिसे वर्ड्सवर्थ ने स्टार्ट किया था 1802 में और प्रकाशित किया था 1814 में।
इसमें 9 किताबें हैं और जो रिक्ल्यूज का ही एक पार्ट है। 1843 में वर्ड्सवर्थ पोएट लेवरेट बने जब साउथे की मृत्यु हो गई। यद्यपि उनकी इच्छा नहीं थी, लेकिन फिर भी प्रधानमंत्री पील ने इन्हें ज्यादा मनाया, तब फिर ये बन गए। प्रेल्यूड उनकी मृत्यु के बाद प्रकाशित हुई। उन्होंने 1799 में कमेंसेंट किया था और 1805 में इसे समाप्त किया था प्रील्यूड को, लेकिन प्रकाशित इनकी मृत्यु के बाद। इस प्रील्यूड में उन्होंने वर्ड्सवर्थ के दिमाग पर शुरुआती रिफ्लेक्शन मैनहुड का क्या प्रभाव है, इसमें उसके इंप्रेशन दिखाए गए हैं। विलियम वर्ड्सवर्थ ने फ्रांस की 2 बार यात्रा की, एक बार 1790 और 91 में। उन्होंने जीरोनडिस्ट जो मॉडरेट रिपब्लिकेशन था, जीरोनडिस्ट जो मॉडरेट रेपुलिकेंस था, उसको भी ज्वाइन किया। लुइस 16वां का एक्सिक्यूशन जो है और नेपोलियन का उठना, लुइस 16वें का लुइस 16वें का उन्मूलन और नेपोलियन का उठना, ये कहीं न कहीं उसकी क्रांति के उत्साह को ठंडा पानी डाल दिया। किसने? मतलब नेपोलियन का उठना और लुइस 16वां का संहार, इससे जो क्रांतिकारी उनका जोश था वो ठंडा पड़ गया। वो ग्रुप ऑफ टोरी से भी जुड़े हुए थे, ग्रुप ऑफ टोरी TORY टोरी से भी जुड़े हुए थे। ओरलियन में वो मैरी एन वैलूम के प्रेम में पड़ गए थे। ओरलियन एक फ्रांस में है। ऐसा कहा जाता था उनसे एक पुत्री भी हुई जिसका नाम कैरोलिन थी 1792 में। फ्रांस के दौरान ठहरने के दौरान ही इन्होंने डिस्क्रिप्टिव स्केच को कंप्लीट कर लिया था। काफी हद तक इसका भाव इन पर काफी ज्यादा प्रभाव जो एक राजनीतिक जस्टिस थे गॉडविन, राजनीतिक जस्टिस थे गॉडविन, उनका भी इन पर बड़ा प्रभाव था। कविता में प्रेरित विलियम टायलर ने किया। मिचेल बाउपे इनके राजनीतिक प्रथम टीचर थे, लेकिन पॉलिटिकल जस्टिस गॉडविन का भी इन पर बड़ा प्रभाव था। लिरिकल बैलेट 1798 में प्रकाशित हुआ, जिसमें 19 कविताएं इनकी और 23 कविताओं में से 19 इनकी, 4 कॉलरिज साहब की। सेकेंड एडिशन 1800 में आया, जिसमें इनका फेमस प्रीफेस जोड़ा गया। थर्ड एडिशन में इन्होंने 1802 में जो आया उसमें पोएटिक डिक्शन पर इन्होंने अपेंडिक्स जोड़ा, और चौथा और अंतिम एडिशन 805 में आया। 1798 में जब ये लिरिकल बैलेट प्रकाशित हुआ तो कहीं न कहीं इसे क्लासिकल एज की मृत्यु और रोमांटिक मूवमेंट की शुरुआत माना जाता है। विलियम वर्ड्स पर कुछ किताबें भी लिखी, पिछले भाग में भी हमने बताया था। एक किताब और लिखी गई, हार्वर्ड रीड ने लिखी।